नमस्कार मित्रों। उम्मीद है कि आप मुझे भूले नहीं होंगे। पिछले 4-5 महीनों से मैं पूरे देश की परिक्रमा कर रहा था। इतना बड़ा चुनाव था कि मैंने पूरा रीजन कवर किया। हर एक रीजन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल। इलेक्शन से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था जहां पे मैंने कहा था कि एनडीए की विजय होगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। नंबर कुछ आगे पीछे जरूर हुए, लेकिन जो मैंने कहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो एनडीए की सरकार बनी। और मोदी जी अब तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे। तो आज जिस विषय पे मैं बात करने आया हूं, वो विषय ये है कि इलेक्शन में क्या हुआ। मैंने देखा कि कुछ लोगों में मायूसी है थोड़ी सी कि 400 पार होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए। क्या 400 पार सही में टारगेट थी बीजेपी की? इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि इलेक्शन बहुत ही मजेदार हुआ। एनडीए की अगर मैं रिजल्ट देखूं साउथ में, मैं साउथ से शुरू करता हूं। तेलंगाना में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने अपनी सीटें बढ़ाई हैं, परसेंटेज ऑफ वोट्स ज्यादा हुए। आंध्र प्रदेश में सरकार फॉर्म की टीडीपी के साथ, यानी मिस्टर चंद्रबाबू नायडू के साथ, और वहां पे भी उनके वोट शेयर्स बढ़े। तमिलनाडु में कोई सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन वोट शेयर 5 to 10% तक पहुंचा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में अगर एआईडीएम के साथ होती तो बीजेपी को शायद कुछ सीटों का फायदा होता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। क्योंकि जब मैं वहां पे रहा, जब मैं लोगों से मैंने बात किया, और जब भी मैंने वहां के लोगों से बात किया, तो मुझे यही लगा कि अन्नामलाई जो है वो बहुत ही एक प्रखर नेता है। और जिस तरीके से उन्होंने इस कैंपेन को चलाया, कोई दोहराई नहीं थी कि कहीं पे जाके इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमने परसेंटेज ऑफ वोट्स पे इसका इम्पैक्ट हमने देखा कि किस तरह 5% से 10% वोट्स स्विंग हुए बीजेपी की तरफ तमिलनाडु में। और एआईडीएमके और डीएमके ने कहीं कहीं ना कहीं उन्होंने एक हाथ जरूर मिलाया था, और नहीं तो शायद अन्नामलाई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाते। तो ओवरऑल तमिलनाडु में भी बेहतर प्रदर्शन रहा। सबसे कमाल का प्रदर्शन तो भाइयों रहा इस बार केरल में, जहां पे बीजेपी ने सिर्फ वोट शेयर नहीं बढ़ाए, उन्होंने एक सीट की भी प्राप्ति की। ओपनिंग ओपनिंग सीट जो उन्होंने जीता फ्रॉम त्रिशूर। सो फिर से एक शानदार प्रदर्शन रहा साउथ में। कर्नाटक में तो उन्होंने कमाल कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि पिछली बार से सीटें गिरी हैं, लेकिन हमें ये भी रखनी चाहिए कि पिछली बार जब ये इलेक्शन हुआ था कर्नाटका में, तब बीजेपी की सरकार थी। इस बार कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी गवर्नमेंट को लास्ट टाइम इलेक्शन में लोग जो हुए थे स्टेट असेंबली में, तो कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी अपनी। उस परिक्रमा में अगर हम देखें तो कर्नाटक में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो साउथ में जो मोदी जी कंटिन्यूअसली जाते रहे, फिर इलेक्शन के बाद वो कन्याकुमारी में जाके उन्होंने साधना की। आई थिंक साउथ में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन, और आने वाले दिनों में साउथ में हम और भी ज्यादा इसका इफेक्ट जरूर देखेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। सो अभी हम चलते हैं साउथ से सेंट्रल इंडिया पे।
सेंट्रल इंडिया पे अगर मैं नजर डालूं तो सेंट्रल इंडिया जो है, सेंट्रल इंडिया कहीं ना कहीं गढ़ रहा है बीजेपी का, क्योंकि हिंदी बेल्ट कहा जाता है उसको। मध्य प्रदेश में तो आप मानो कि कमाल ही हो गया। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, वहां पे उनको प्यार से मामा जी कहा जाता है, आई थिंक बहुत बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। पूरी की पूरी सीट जितनी भी थी सारे बीजेपी को गई, और खुद शिवराज सिंह चौहान जी 8 लाख वोट के अंतर से जीते। सो कोई दौरा ही नहीं है कि अब जो है, अब उनका रास्ता, अब उनका स्थान नेशनल लेवल पे जरूर होगा। वक्त हमें ये जरूर बताएगा कि उन्हें क्या पद दिया जाता है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब शिवराज सिंह चौहान जी का सेंट्रल कैबिनेट या फिर सेंट्रल पार्टी कमेटी में आना तय है। राजस्थान में सीट्स अच्छे मिले, लेकिन और ज्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं मिले। और जब मैंने वहां के लोगों से गुफ्तगू किया तो मुझे यही लगा कि क्योंकि राज्यसभा की जो इलेक्शन हुई थी, स्टेट इलेक्शंस, तो वहां पे बीजेपी को जीत मिली थी, शानदार जीत मिली थी। तो शायद इस बार जो पार्टी कैडर में जो मूवमेंट थी वो थोड़ी कम थी, इसीलिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान तो नहीं कहूंगा, पर सीट्स ज्यादा नहीं मिले, और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वेव रहा है नॉन बीजेपी पार्टीज की तरफ, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि जिस तरह सिंबल एक शिवसेना से हटा के दूसरे को दिया गया वगैरह वगैरह, सो कुछ लोकल फैक्टर्स रहे, सो उनकी वजह से बीजेपी को सीट कम मिली। लेकिन सबसे जो हैरान करने वाली बात थी वो थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो लिस्ट योगी जी ने दी थी वो शायद अमल नहीं हुई। सो इसके चलते खामियाजा भुगतना पड़ा, और कहीं ना कहीं ब्रांड योगी का जो इम्पैक्ट है वो हमें इस इलेक्शन में देखने को नहीं मिला। और जहां तक रिजर्वेशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात है, ये सब अपोजिशन पार्टीज ने बुनाए उत्तर प्रदेश में, उसमें कोई दौराय नहीं है। अयोध्या को लेके लोग बहुत बात कर रहे हैं कि अयोध्या में किस तरह बीजेपी हार गई, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो राम जी को लाएंगे वही जीतेंगे। लेकिन राम जी को तो लाए, लेकिन वो हार गए। तो यहाँ पे जो मुझे लगा कि फिर से कि लल्लन सिंह जो थे वो जीत के आ रहे थे, लेकिन शायद इस बार एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट काम कर गई। और कहीं ना कहीं जिस तरह योगी को साइडलाइन कर दिया गया, आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर हुआ उत्तर प्रदेश में, और इसलिए उत्तर प्रदेश में सीट अपेक्षा से बहुत कम आई, और यहीं जाकर बाद में ओवरऑल नंबर्स पे इफेक्ट कर गई। हरियाणा में और अच्छा करना चाहिए था, लेकिन 50-50% रहा। दिल्ली में कमाल कर दिया, आई थिंक जो जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी कह रहे थे कि लोग दुखी होंगे कि वो जो भी उनके साथ हुआ, लेकिन हमें उसका कोई भी इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड ऑन इलेक्शन देखने को नहीं मिला। बीजेपी ने पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया। 7-0 बीजेपी ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। और बीजेपी के जो कुछ एमपीज इस बार इलेक्ट हुए, आई थिंक वो भी नए थे, और पहली बार इस बार जीते हैं। तो बीजेपी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा दिल्ली में भी। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और आई थिंक ये तीसरी बार या चौथी बार है
बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि उन्होंने अब कोई भी जो इनका जो परसेंटेज ऑफ वोट शेयर है वो नहीं घटा। और ये कहा जाता है किसी भी सोफोलॉजिस्ट के एंगल से कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ वोट शेयर कायम रहता है या बढ़ता है, दैट मीन्स आगे जाके आपको ज्यादा सीटें आएंगी। और हमने देखा कि किस तरह बीजेपी जो है बंगाल में आगे ही जा रही है, क्योंकि 3 से 77, फिर इस बार उन्होंने अपना जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो पूरी तरीके से कायम रखा। तो लेकिन सीट कम आई तो इसका थोड़ा इफेक्ट जरूर सेंटर पे पड़ा। तो अगर मैं कहूँ मोटा मोटा तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये चार जो स्टेट हैं, इस चार स्टेट में सीट्स कम आई। और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अपने से ही 272 का जो आंकड़ा है वो छू नहीं पाई। लेकिन इस 272 में अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है, ये दो ऐसे राज्य हैं जिनमें सीट कम आई, इसीलिए 272 का आंकड़ा वो नहीं पार कर पाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अलायंस, नीतीश जी और नायडू जी जो हैं वो अब एनडीए के साथ हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि ये लोग फिर से इंडी में जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो हमने देखा कि अब जो है, अब ये अलायंस जो है ये एक काफी मजबूत अलायंस होने वाली है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अलायंस करेंगे तो कुछ डिमांड जरूर होंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर डिमांड्स सही हैं तो उसको हमको कैटर करना चाहिए। और टीडीपी का जो सवाल है कि टीडीपी और बीजेपी कंबाइंड ने आंध्र प्रदेश में एक बढ़िया इलेक्शन और बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन को जीता। तो टीडीपी का तो बिखरने का कोई सवाल है ही नहीं। और नीतीश जी ने भी आज कहीं ना कहीं ये बता दिया कि अगले आने वाले सालों में वो मोदी जी के साथ हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अलायंस काफी स्ट्रांग दिख रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में ऑब्वियसली देश जो है, देश आगे ही बढ़ेगा। अब पॉलिसीज और जो कंटिन्यूटी, जो एक बिजनेस कंटिन्यूटी, इकोनॉमिक कंटिन्यूटी, फॉरेन अफेयर्स कंटिन्यूटी और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी जो है, ये हमको देखने को जरूर मिलेगा इस सरकार से, यानी मोदी 3.0 से। विश्व से बहुत सारे बधाइयां आई और आनी भी चाहिए, क्योंकि मोदी जी एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं। वो हमारे देश के एक ऐसे नेता है जो कि एक ब्रांड इंडिया पावर लेके चलते हैं। और मोदी जी का जो है, आप हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो ग्लोबल रेटिंग रही है वो टॉप ग्लोबल रेटिंग रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी जो है, मोदी जी कहीं एक टीम या फिर एक देश की ही नहीं, आई थिंक बहुत ही बड़े तौर पे वो एक ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड के रूप में वो उभरे हैं। अब आते हैं इंडी पे। कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई जरूर है, पर वो सिर्फ 99 पे जाके अटक गई है। और ओवरऑल जो इंडी ब्लॉक है वो मेजोरिटी से बहुत दूर है। तो इंडी ब्लॉक के पास मैंने पहले भी कहा था कि कोई एजेंडा मेरे को दिखाई नहीं दिया। कोई एक सॉलिड बेस मुझे कभी भी नहीं दिखा। और मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि वो एक फॉर्मेडेबल ऑपोजिशन भी बन पाएंगे। क्योंकि देखिए, ऑपोजिशन बनने के लिए अगर मैं कहूं तो, अगर मैं 1980 1990 की बात करूं, तब भाजपा एक बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन थी। और उसका एक मेन रीजन जो रहा था कि उसके पास जो मुद्दे थे वो देश से जुड़े हुए मुद्दे थे। क्योंकि जब वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, प्रमोद महाजन जी, ये सब जब अपने पॉलिटिक्स कर रहे थे, तब अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखेंगे तो फिर वहां पे
उन्होंने कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर को या फिर किसी दल को उन्होंने टारगेट नहीं किया। उन्होंने अपने एजेंडाज रखे जो लोगों के एजेंडाज थे, चाहे वो डेवलपमेंट एजेंडा हो, राम मंदिर का एजेंडा हो या कोई भी एजेंडा, लेकिन उन्होंने लोगों का एजेंडा ही सामने रखा। लेकिन इंडी ब्लॉक के पास लोगों के लिए कोई कुछ भी नहीं था। 8,500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। अब जो है वादे तो बहुत कर दिए गए, उन्होंने रेट, उन्होंने कोई कार्ड भी दिया दिया है, लेकिन क्या है कि अब जब लोग जा रहे हैं उन चीजों को मांगने, तो लोगों को भी पता चल रहा है कि क्या है और क्या नहीं है। सो इसीलिए मुझे कभी भी एक फॉर्मेडेबल ऑपोजिशन नहीं दिखा इंडी, क्योंकि उनके पास कोई एक फॉर्मेडेबल एजेंडा नहीं था लोगों के लिए। तो अब जो है, अब देश खुश है क्योंकि उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट जो 2014 में मिला था, सो इट विल कंटिन्यू। और जो सबसे जो बड़ी बात है कि फेस ऑफ मोदी इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द कंट्री। क्योंकि आज अगर हम देखें तो मोदी जी से बढ़ के कोई लीडर इवन ग्लोबली भी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही समय में यूएस का इलेक्शन होने वाला है और हमें पता है कि जो बाइडेन की जो एक्सेप्टेंस है वो कितनी कम है। सो ग्लोबली भी अगर हम बात करें, देन मोदी जी इज द टॉलेस्ट लीडर करेंटली। और एक जो चीज है कि कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान, आई थिंक मोदी जी आने के बाद दे विल बी ऑन देयर टोज। क्योंकि मोदी जी ना आए, ये तो सबसे ज्यादा किसी ने ट्वीट किया था, आप सबको याद ही होगा, पाकिस्तान में बैठा कोई मंत्री जिसका नाम है फवाद चौधरी। जब वो बैठ के जब वो इलेक्शन रिजल्ट देख रहा था, तो वो इतना खुश हो रहा था कि मोदी जी को मैंडेट नहीं मिलेगा कि उसने ट्वीट ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक करारा जवाब जरूर है पाकिस्तान जैसे देशों के लिए, और पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स है उनके लिए। अब जो है, अब भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में उभरेगा, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंटिन्यूटी, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी और एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस कंटिन्यूटी इस देश को अब मिलेगा। अब जो है, अब गवर्नमेंट को जिस पे फोकस करना चाहिए, कुछ नई चीजें जरूर है। आई थिंक एम्प्लॉयमेंट पे फोकस ज्यादा करनी होगी। और एक जो चीज है कि हमारे देश में जिस तरह कंपनीज जो है, कंपनीज जिस तरह लोगों को निकाल देती हैं जॉब से, आई थिंक उस पे कानून लाना अब जरूरी है। क्योंकि हमारा देश जो है वो कोई यूनाइटेड स्टेट्स तो है नहीं जहां पे आपको भत्ता मिले अगर आपकी नौकरी चली जाए तो अगले 6 महीने के लिए। तो इन जैसे चीजों पे अब मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, या फिर मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यूथ जो है, यूथ आपका वोट बेस, और इस बार जो है, इस बार ऑपोजिशन कुछ हद तक ये समझाने में वो सक्सेसफुल रहे कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीजें जो है वो मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार जो है, इस बार मोदी सरकार को एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो चीजें हैं उन पे उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आपका 2029 का जो बेस होगा, इलेक्टोरल बेस होगा, उसमें आप देखेंगे कि 60 to 70% आर यूथ वोटर्स। सो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि इस बार एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे। जीडीपी जरूर बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ेगा, लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी है उस पे, जॉब
जॉब सिक्योरिटी और जॉब अवेलेबिलिटी। जॉब अवेलेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी, इन दोनों पे ही मोदी सरकार को इस बार ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं कि ये जो एनालिसिस है आपको अच्छी लगी होगी। अभी कुछ ही दिनों में हम, एक दो तीन दिनों में हम देखेंगे एक नए सरकार को, और फिर वहां से काम शुरू होगा। अब एक जो नया चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिए। कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं फ्रॉम वेरियस सोशल मीडिया, मेनली फ्रॉम सोशल मीडिया, कि मैं एक ऐसे चैनल का लॉन्च करूं जो कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेके डील करे। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेके डील करे मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेके डील करे, एम्प्लॉयमेंट लॉ को लेके डील करे, जो लोग परेशान होते हैं एट एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस, वो सारी चीजों को लेके डील करे। तो मैं जरूर एक ऐसा चैनल कुछ ही दिनों में लॉन्च करूंगा, और वहां पे मैं लोगों को इनवाइट करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब हम एक कॉरपोरेट इंटेंसिव इकोनॉमी में काम करते हैं, तो एक ऐसे चैनल का या फिर एक ऐसे सोर्स का जहां पे हम जाके अपनी व्यूज रख पाए। तो वहां पे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स को भी बुलाऊंगा, मैं जो सीएमडी है उनको भी बुलाऊंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों को भी बुलाऊंगा, जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी बुलाऊंगा, और समझेंगे कि कहाँ पे क्या खामी है। बिकॉज अगर हम देखें तो कॉरपोरेट में स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता है और बढ़ता जा रहा है, और इसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है, सो ये सब देखने और सुनने की जरूरत है। तो अगले कुछ दिनों में मैं ये चैनल जरूर लॉन्च करूंगा जो फुल्ली कॉरपोरेट पे ही केंद्रित होगा, और उसी पे हम बात करेंगे। उस पे मैंने भी अभी तक जितने कॉरपोरेट में काम किया है, मैं भी उस पर रोशनी डालूंगा, ताकि हम समझ पाए कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। क्योंकि हो सकता है कि कल आप में से बहुत सारे लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करेंगे, तो हम एक दूसरे से सीखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब ने ही कहीं ना कहीं काम किया है या फिर काम करेंगे। तो हम, हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो हम उनको शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे, और कोई भी जो इशू है उस इशू को हम सॉल्व जरूर करेंगे। चाहे वो लेबर इशू हो, लीगल इशू हो, कहीं कुछ भी हो, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो इसके चलते हुए मैं एक डेडिकेटेड चैनल फॉर कॉर्पोरेट में जरूर लॉन्च करूंगा। उम्मीद है ये अनाउंसमेंट भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगले बार तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आने वाले सरकार पे जो कुछ ही दिन में बनने वाली है, हम देखेंगे कि उसकी ड्राइव कैसी है। एंड मोदी जी के नेतृत्व में हम सब दोबारा से या फिर तीसरी बार हम एक ऊर्जावान सरकार की हम प्रतीक्षा करेंगे। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।